व्यू 360 में मौरूसी सियासत की तनकीद का सामना करने वाले बिलावल भुट्टो के सियासी करियर पर एक नज़र। It's a risky career, as his grandfather and mother discovered. जानवरों को हनूत करने का काम कैसे किया जाता है, जानिएगा काम की बात में। और स्ट्रिंग्स के फैसल कपाड़िया बैंड खत्म होने के बाद पहली बार खुद को सोलो आर्टिस्ट के तौर पर दरियाफ्त करने की कोशिश में। मेरा प्लान ये था कि मैं वही वर्ड दोबारा यूज़ करूँ, चली करूँ। मैं तो ये सोचता था कि चलें साल में 6 महीने बंदा कहीं स्पेन में जाके कोई छोटे से शहर में गुजार ले। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म हल्फ उठाए आज 7वां दिन है। कई इत्तेहादियों पर मुश्तमिल नई हुकूमत को एक ख़राब मईशत के साथ कायम रखना एक चैलेंज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना की तश्कील के लिए इत्तेहादी जमातों में इत्तेफाक राय हो गया है, लेकिन अभी तक काबीना के नामों की मुकम्मल लिस्ट सामने नहीं आई। इस वक्त अली फुरकान इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। अली से इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। अली, मुख्तलिफ जमातों की जानिब से कुछ नाम तो सामने आए हैं। आज जो वज़रा हल्फ उठा रहे हैं उनमें कौन कौन शामिल है और किस पार्टी से कितने वज़रा जो हैं वो हल्फ उठाएंगे, अगर ये फ़ाइनल हो गया है कि ये आज हल्फ ले रहे हैं तो? जी, अगरचे ये खुर्शीद शाह जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, उन्होंने ये कहा है कि आज हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी ईवान सदर में, लेकिन अभी कुछ देर पहले सरदार अख्तर मेंगल की जानिब से ये बयान सामने आया है कि उनकी जमात यानी BNP मेंगल जो है वो काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। और मरियम औरंगजेब से हमने बात की जो कि मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान है, तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से कुछ अभी मुशावरत बाकी है और कुछ देर में हतमी ऐलान जो है वो किया जाएगा। इस हवाले से तो ऐसा लग रहा है कि इख्तलाफात जो हैं, जो कि आपसी इख्तलाफात हैं इस नए इत्तेहाद के, तो वो अभी भी बरकरार हैं और उन्हीं यही वजूहात थी कि अब तक जो है वो ताख़ीर कि ये वजह बनी। जो फार्मूला अब तक सामने आया है उसके मुताबिक 14 वफाकी वजारतें जो है वो मुस्लिम लीग नून को मिलेंगी, 11 पीपल्स पार्टी को, 4 JUI को और 7 जो है वो दीगर जो छोटी जमातें हैं उनको दी जाएंगी। अहम अगर मैं जिक्र कर दूँ आपको तो मुस्लिम लीग नून जो है वो खजाना के साथ साथ तवानाई, दिफा, इतलात की वजारतें जो है वो रखेगी। पीपल्स पार्टी खारजा अमूर, इंसानी हकूक, आबी वसाइल, मौसमियाती तब्दीली की वजारतें जो है वो लेगी। JUI मजहबी अमूर, हाउसिंग, मवासलात और डिप्टी स्पीकर भी अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक JUI को ही जाएगा। ये वो फार्मूला है जो सामने आया है, जिसका इजहार भी जो है वो मुख्तलिफ जमातों के रहनुमा कर चुके हैं, लेकिन हतमी तौर पर अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि कब काबीना जो है वो हल्फ उठाएगी। अली, वजारतों की तकसीम में इतना वक्त क्यों लगा है? क्योंकि मौजूदा हुकूमत और पहले की मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से तो मुसलसल ये कहा जा रहा था कि उनके पास हुकूमती ढांचा तैयार है। बिल्कुल, ये दावा किया जाता रहा उस वक्त में जबकि अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई थी। उस वक्त की मुत्तहिदा अपोजिशन जो कि अब की हुकूमत है, और शहबाज शरीफ ने जब अपनी पहली तकरीर की बतौर लीडर ऑफ द हाउस के ऐवान में, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान स्पीड से हम आगे बढ़ेंगे और उसके मुताबिक एक हफ्ता जो है वो हो चुका है काबीना की तश्कील और ये सवालात जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। बुनियादी तौर के ऊपर न सिर्फ काबीना की तश्कील जो है वो इन ताक़ीद की वजूहात है, बल्कि जो दीगर इससे आगे के दस्तूरी ओहदे हैं जिसमें डिप्टी स्पीकर का है, चेयरमैन सेनेट का है, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का है और प्रेसिडेंसी का भी ओहदा जो है, ये वो ओहदे हैं जिनकी बुनियाद जो ज़्यादा इख्तलाफात या ताक़ीद की वजह बन रहे हैं। और हमने जब फैसल करीम टुंडी जो कि पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात हैं उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि उनकी जमात के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पाया जाता है कि आसिफ अली जरदारी सदारत के उम्मीदवार बने, और हमें ये इत्तलात मिली कि मौलाना फजल रहमान भी के ख्वाहिशमंद हैं इसी मनसब के। और इस हवाले से न सिर्फ उन्होंने इजहार किया शहबाज शरीफ से मुलाकात करके, बल्कि लंदन में नवाज शरीफ से भी रब्ता किया और उनको भी कन्विंस करने की कोशिश की कि वो एक बेहतर उम्मीदवार जो है वो सदारत के लिए हो सकते हैं और इसी वजह से ये ताक़ीद की वजूहात जो है वो पैदा। तो अली, सदर आरिफ अलवी के मुआखज़े के लिए अपोजिशन की जानिब से कोई हिकमत अमली जिस पे काम हो रहा हो या जो चीज़ कुछ सामने आई हो, कोई खबर है आपके पास इस हवाले से? ये भी यकीनन कबल अज़ वक्त होगा। अभी तो जो सूरत हाल पैदा हुई है, अभी तो काबीना की तश्कील और काफ़ी सारे हमें लग रहा है कि आपसी इख्तलाफात हैं, तो अभी मुआवजे की तरफ जाना एक मुश्किल और बड़ा एक्सरसाइज है वो।
جس کی طرف جو ہے وہ اپوزیشن کو اگر جاتی ہے تو اس میں ان کو 2/3 دونوں ایوانوں میں جو ہے وہ پیدا کرنے ہوں گے. لیکن اس کے علاوہ صوبائی اسمبلی سے قرارداد منظور کروا کے بھی وہ صدر عارف الوی کے اوپر دباؤ ڈال سکتے ہیں. عارف الوی نے حلف نہیں لیا تھا شہباز شریف سے اور امکان کیا جا رہا ہے کہ وہ ابھی کابینہ سے بھی شاید حلف نہیں لیں گے اور صادق سنجرانی جو کہ قائم مقام صدر بنیں گے وہ حلف لیں گے. یہ ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ عارف الوی نے یہ پیشکش کی ہے کہ اگر ان کو کہا جائے گا یا اس قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو غالباً وہ مستعفی ہو سکتے ہیں. لیکن اپوزیشن کی طرف سے جو متحدہ اپوزیشن ہے ابھی بہت زیادہ واضح اس حوالے سے صورتحال ان کے سامنے نہیں آئی. بہت شکریہ علی فرقان اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کرنے کا. اسلام آباد میں جو اس وقت چل رہا ہے وزارتوں کے حوالے سے, کابینہ کے حوالے سے, اس پہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. کابینہ میں کئی اہم وزارتوں کے لیے شروع سے ہی تجویز کیے گئے ناموں میں بلاول بھٹو زرداری کا نام بھی شامل ہے, جن کا نام وزیر خارجہ کے لیے تجویز کیا گیا ہے. ان کے سیاسی مخالفین اور ناقدین کی ان پر سب سے بڑی تنقید شاید ان کا ایک سیاسی خاندان کا وارث ہونے اور موروثی سیاست کے حوالے سے ہے. آئیے آپ کو ملواتے ہیں بلاول کی والدہ اور پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے کالج کے دنوں کے ساتھی اور سابق امریکی سفیر پیٹر گیلبریتھ سے, جن کا کہنا ہے کہ اہم یہ نہیں کہ کوئی کس مقام تک کیسے پہنچا ہے, اہم یہ ہے کہ وہ اس مقام پر پہنچ کر کرتا کیا ہے. فائزہ بخاری اور مونا کاظم شاہ کی رپورٹ. میں پورا پاکستان کو اور آپ سب کو مبارکباد دینا چاہوں گا. پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی پہلی اولاد بلاول بھٹو زرداری 21 ستمبر 1988 کو پیدا ہوئے. ان کی پرورش پاکستان اور دبئی میں ہوئی. اپنی والدہ اور نانا ذوالفقار علی بھٹو کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بلاول نے بھی اعلیٰ تعلیم برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی سے حاصل کی. 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر بھٹو کے قتل کے 3 دن بعد پیپلز پارٹی کے نئے چیئرپرسن کی ذمہ داری اس وقت یونیورسٹی میں زیر تعلیم 19 سالہ بلاول بھٹو زرداری کے کاندھوں پر آئی. اگرچہ یہ ذمہ داری بڑی حد تک ان کے والد آصف زرداری نے اٹھائی, جو 2008 میں ملک کے صدر بھی بنے. 2018 کے عام انتخابات میں اپنی جماعت کی قیادت بلاول بھٹو زرداری کا پہلا بڑا سیاسی امتحان تھا. جنوبی ایشیا کے خطے میں بھارت اور بنگلہ دیش کی طرح پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر بھی موروثی سیاست کی گہری چھاپ نظر آتی ہے. اپنے نانا اور والدہ کی طرح وہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے سیاست کو نہیں بلکہ سیاست نے انہیں چنا. سابق امریکی سفارتکار اور سابق سینیٹر پیٹر گیلبریتھ بے نظیر بھٹو کے یونیورسٹی کے دنوں کے ساتھی ہیں. وہ بلاول بھٹو پر موروثی سیاست کا حصہ ہونے کی تنقید کے حوالے سے کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ڈائنیسٹیز جنوبی ایشیا کے خطے کا خاصہ ہیں. Many of the same criticisms were directed against Benazir. ایسی ہی تنقید کا سامنا بے نظیر کو بھی کرنا پڑا تھا, جنہوں نے سیاستدان بننے کی کوئی منصوبہ بندی نہیں کی تھی. جب وہ ہارورڈ میں تھیں تو ایک سفارتکار بننا چاہتی تھیں اور پھر ان کے والد کی حکومت ختم کر دی گئی اور ان پر پارٹی کی لیڈرشپ ایک طرح سے مسلط کر دی گئی. بالکل وہی کچھ بلاول کے ساتھ ہوا ہے. ان کی ماں کا قتل ہوا اور انہیں پارٹی کی قیادت سنبھالنا پڑی. سوال یہ نہیں کہ آپ وہاں کیسے پہنچے, بلکہ سوال یہ ہے کہ آپ نے وہاں جا کر کیا کیا. پیٹر گیلبریتھ کہتے ہیں کہ بلاول کا ایک سیاسی خاندان سے تعلق ان کے سیاسی کیریئر کی کامیابی کے لیے فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے اور نقصان دہ بھی. اگر وہ بے نظیر بھٹو کے بیٹے نہ ہوتے, بے نظیر اور آصف کے, تو ظاہر ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر نہ ہوتے. دوسری جانب ان سے بہت زیادہ توقعات وابستہ ہیں. ہو سکتا ہے وہ ایک مختلف قسم کی زندگی کو ترجیح دیتے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک خطرناک کیریئر ہے, جیسا کہ ان کے نانا اور ماں کو پتہ چلا. یہ ایک چیلنجنگ وقت ہے ان کے لیے اور اس کا انحصار ان کی کارکردگی پر ہوگا. بے نظیر بھٹو کے کامیاب سیاسی کیریئر کا کریڈٹ ان کی بہت سی انفرادی صلاحیتوں کو بھی دیا جاتا ہے, جیسے یہ کہ وہ بیرونی ممالک کے بااثر حلقوں میں تعلقات قائم کرنے کے فن سے بخوبی آگاہ تھیں. کیا بلاول بھٹو میں اپنی والدہ جیسی صلاحیتیں نظر آتی ہیں؟ Many of the same traits and many differences. بہت سی ایک جیسی خاصیتیں اور بہت سے فرق بھی ہیں. دونوں نے ہی جب عہدہ سنبھالا تو بہت نوجوان تھے. جب وہ وزیر اعظم بنی تو 35 سال کی تھیں, اور اگر بلاول وزیر خارجہ بن جاتے ہیں تو 34 سال کے ہوں گے. میں ان سے جب ملا تو بلاول صرف 4 ہفتوں کے تھے, لیکن انہیں یاد نہیں ہوگا. بے نظیر کی 1988 کے انتخابات جیتنے سے فوری پہلے وہ انتہائی بلند حوصلے اور جرأت کی مالک تھیں, جس نے انہیں کئی سالوں
की सख्त कैद बर्दाश्त करने में मदद दी। उनका अज़्म बहुत बुलंद था और हिस्से में ज़ा रखती थी। बिलावल ने कैद तो नहीं काटी, लेकिन वो काफी पुरअज़्म नजर आते हैं। बाइडन इंतजामिया की पाकिस्तान के साथ सर्द महरी कोई ढकी छुपी बात नहीं। ऐसे में बतौर पाकिस्तानी वजीर खारिजा अमरीका पाकिस्तान ताल्लुकात बिलावल की सियासी फहम के लिए कड़ा इम्तिहान हो सकते हैं। नाक़िदीन कहते हैं कि सियासत के अलावा उन्हें किसी और शोबे में काम करने का तजुर्बा नहीं। वो उनके नातजुर्बाकार होने और पार्टी के अंदर ज्यादा तजुर्बा और सियासी बसीरत रखने वाले रहनुमाओं की जानिब इशारा करते हैं। फाइजा बुखारी और मोना काजिम शाह, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। न्यूयॉर्क के एक पाकिस्तानी घराने से ताल्लुक़ रखने वाली 23 सालिया नाफिया इकराम पर उनके घर के सामने तेज़ाब फेंक दिया गया, जिससे उनका चेहरा बुरी तरह झुलस गया। यह हादसा तकरीबन 1 साल पहले हुआ, लेकिन आज तक हमलावर की शनाख्त नहीं हो सकी। इस वाक़े का नाफिया की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा, इस हवाले से जल्द शामिल करेंगे एक तफसीली रिपोर्ट। आज इसकी एक झलक। Something was dashed in my face. वो मेरे चेहरे पर कुछ फेंक कर भाग गए और मैंने अपनी आंखें भींच ली। जब मैंने आंखें खोली तो वो जा चुके थे। मुझे लगा किसी ने मेरे साथ मजाक किया है और मेरे चेहरे पर कोई जूस फेंक दिया है, लेकिन चंद सेकंड बाद जब मुझे जलन शुरू हुई तो मैं डर गई। मुझे राइट वे समझ आ गया, इसलिए कि उसके शोल्डर से ब्लीडिंग हो रही थी। तो मैंने कहा तेरे ऊपर तो किसी ने तेजाब डाल दिया है। टैक्सीडर्मी या जानवरों को हनूत करना एक कदीम फ़न है। मौजूदा दौर में माहौल और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले कुछ सरगर्म कारकुन इसकी हौसला शिकनी करते हैं, लेकिन इसके माहिर इस फ़न को आर्ट और साइंस का इम्तज़ाज समझते हैं। उनका कहना है कि ये जंगली हयात की बका की ज़रूरत को उजागर करता है। आज आपकी मुलाकात ऐसी ही एक खातून से करवाते हैं जो इस काम को परिंदों और जानवरों के लिए अपनी मोहब्बत के इजहार का फ़न समझकर जारी रखे हुए हैं। I got interested in taxidermy because I've always loved nature. टैक्सीडर्मी या मुर्दा जानवरों में भूस भर के हनूत करने में मेरी दिलचस्पी की वजह फितरत से मेरी हमेशा मोहब्बत थी, इसी तरह से फन और साइंस से मोहब्बत की भी। और टैक्सीडर्मी इन सब का मजमुआ है। ये एक चमकता हुआ परिंदा स्टारलिंग है। आप देख सकते हैं कि इसकी खाल साफ और महफूज है। ये परिंदा घर में पला था और कुदरती तौर पर मर गया। जानवरों के लिए अक्सर अखलाकी और कानूनी और तवील अरसे तक महफूज करने के तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। हर एक का जानवरों के हुसूल के लिए अपना एक तरीका है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि वो जिस कदर ज्यादा हद तक मुमकिन हो सके बरकरार रह सकें, और यही इस पूरी सन्नत में राइज हकीकी मायार है। I got into taxidermy as a hobby. मैंने इसे मशगले के तौर पर शुरू किया था। मैंने टैक्सीडर्मी के पुराने नमूने उस वक्त जमा करने शुरू किए जब मैं अमूमी तौर पर कुदरती नवादरात जैसा कि सीपियाँ, मादनियात और जवाहरात और कीमती पत्थर और इस तरह की बहुत सी चीज़ों की तलाश में होती थी। देखें, ये फोम है जो परिंदे की खाल के अंदर भरा जाएगा ताकि वो फिर से जीता जागता नजर आए। मैं ज्यादातर परिंदों और छोटे दूध पिलाने वाले जानवरों पर काम करती हूँ। मुझे इस नन्ही मुन्नी मखलूक पर काम करना अच्छा लगता है जिसे अमूमन नजरअंदाज कर दिया जाता है। लोगों को अक्सर जानवरों को हनूत करते हुए छोटे जानवरों का ख्याल नहीं आता। लोग अमूमन छोटे परिंदों के बारे में नहीं सोचते, लेकिन मुझे इनसे इंतहाई मोहब्बत है। वो ऐसे जानदार हैं जो मेरे लिए पुरकशिश हैं, बहुत ही शानदार हैं और इनकी खूबसूरती आपको हैरान कर देती है। मुझे इस काम में सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इससे मिलने वाली खुशी कभी कम नहीं होती और कुदरत के अजायबात आपको हैरान करने के साथ लुत्फ भी देते हैं। हर मर्तबा जब आप फितरत के करीब होते हैं आप कुछ नया देखते हैं, और टैक्सीडर्मी एक ऐसा हैरत अंगेज हुनर है जो परिंदों को दोबारा जैसे जिंदा कर देता है। ये कहानी सुनाने वाला हैरान कुन हुनर है। मैं एक जानवर की कहानी सुना सकती हूँ और कोई इसके करीब जाकर इसे देख सकता है और कुछ ऐसा देख और महसूस कर सकता है जो उस वक्त मुमकिन नहीं होता जब वो जानवर जिंदा था, क्योंकि हमें जंगली हयात से फासला रखना चाहिए।
The types of clients I have vary. There are artistic clients. हर तरह के खरीदार होते हैं, कुछ फनकार होते हैं, कुछ लोग घर की सजावट के लिए इन्हें लेते हैं। मेरे पास म्यूजियम और तालीमी इदारों वगैरह के खरीदार भी आते हैं। मैं टैक्सीडर्मी को एक साइंसी फन या आर्टिस्टिक साइंस समझती हूँ, क्योंकि इसमें दोनों का इम्तजाज है। तो इसलिए इन्हें दोबारा तख्लीक करने के लिए आपके पास इल्म होना चाहिए और इसके साथ ही तख्लीकी सलाहियत भी, क्योंकि जानवरों को हनूद करने के लिए कुछ सलाहियतें जरूरी हैं, क्योंकि इस नमूने की तैयारी में खाल और गोश्त उतारनी पड़ती है, जो कि एक साइंस है, और फिर इसमें मुजस्मा साजी और पेंटिंग का उनसर भी है, जिसमें फन तख्लीक करने का उनसर है। For me as a kid, I've always grown up. और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं बड़े शहरों में पली बड़ी हूँ, इसलिए फितरत मेरे लिए बहुत कीमती और नायाब है, और ये शहर में मिलने वाले एक छोटे से खजाने की तरह है। मुझे पार्क और साहिलों पर वक्त गुजारना बहुत ही पसंद है। Version of nature. There is a lot we can learn through old taxidermy pieces because मेरे ख्याल में हम टैक्सीडर्मी के फन के पुराने नमूनों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि जब हम तारीखी चीज़ों और इनके बारे में सोचते हैं तो इसके साथ ही हम मुजस्मों, किसी आले या इसी तरह की चीज़ के बारे में सोचते हैं। लेकिन टैक्सीडर्मी इससे ज़्यादा कुछ है। ये एक जानवर को मुजस्सम करती है, ये एक जिंदगी और फनपारे को शक्ल देती है, और इसी तरह इस जानवर को महफूज करने वाले के जज्बे को भी। और इसके साथ ही आप एक तरह से इंसान और हैवान के रिश्ते को भी मुजस्सम कर रहे होते हैं। टैक्सीडर्मी का सबसे अहम काम उन जानवरों को महफूज करना है जो नापैद हो गए हैं। किसी ऐसे परिंदे को रूबरू देखना जिसकी नस्ल मादूम हो चुकी हो, जिसमें सनसनी पैदा कर देता है, और ये हमें याद दहानी कराता है कि हमें अपने कुराए अर्ज का ख्याल करना चाहिए। तो अब मैं इस परिंदे को महफूज करने के छोटे छोटे आखिरी इख्तितामी मराहिल में हूँ। तो अब मैं इसकी आंखों में पिन्ने लगा रही हूँ। मैं ये यकीनी बनाना चाहती हूँ कि मैं पपोटों को सही शक्ल दे सकूँ। मैं इन्हें खूबसूरत शक्ल देने के लिए एक पिन का इस्तेमाल कर रही हूँ। टैक्सीडर्मी लोगों को छू लेती है, चाहे ये घर की सजावट की शय हो या इनसे मिलती जुलती कोई चीज। Really nice. Taxidermy through whether और वो एक लम्हे को सकते में रह जाएंगे, वो इसकी खूबसूरती की तफसील में खो जाएंगे, और वो इन्हें फितरत के तहफ़्फ़ुज़ के जज्बे की तरफ ले जाएगा। क्योंकि एक मर्तबा जब आप किसी चीज के करीब आते हैं तो आप इसकी परवाह करते हैं, और जब आप परवाह करते हैं तो इस चीज को महफूज करना चाहते हैं, और मेरे ख्याल में यही इसका खूबसूरत इख्तिताम है। सादिया ज़िब्रान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। खबरों के पीछे नहीं भागते, हम कहानियां ढूंढते हैं, आम लोगों की खास कहानियां। मैं कोई उनसे अलग मखलूक तो ना थी, तो क्यों ना मैं एक ऐसा काम करूं कि जिसमें मैं महारत हासिल करूं, और वो नेकी क्या हो, जो छोटी छोटी कोशिशों से बदल रहे हैं बेशुमार जिंदगियां। मुझे जब भी जरूरत हुई मुझे इन्होंने माशाल्लाह कर्जा दिया और मेरा कारोबार बहुत अच्छा चला। ला रहे हैं अपने इर्द गिर्द बड़ी तब्दीलियां। अक्सर जो यहाँ बच्चे हैं वो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, और जब ये बच्चे स्कूल में आए तो बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे थे। आज वहीं और यहाँ बेहिचक अपने प्लांटों पर, मतलब अपने गोट के प्लांट पर आती हैं, पानी भरती है। हम जाते हैं खबरों से आगे। मैं हूँ नीलोफर मुगल, समन खान, सादिया ज़िब्रान झा, उमर फारूक, चित्रा डार, जीती आरानी, मुर्तज़ा ज़हरी। 360 में आप सबको खुशामदीद। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। पाकिस्तानी म्यूजिशियन और 30 साल तक स्ट्रिंग्स बैंड का हिस्सा रहने वाले फैसल कपाड़िया ने बैंड से अलहदगी के 1 साल बाद हाल ही में 2 गानों के जरिए म्यूजिक इंडस्ट्री में दोबारा एंट्री ली है। फैसल कपाड़िया का कहना है कि स्ट्रिंग्स के खात्मे के बाद वो 2 दिन तक रोते रहे। वो बैंड उनकी शनाख्त था, लेकिन अब खुद को सोलो आर्टिस्ट के तौर पर वो दरियाफ्त करने की कोशिश कर रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के उमैर अलवी की फैसल कपाड़िया से बात हुई। मैं उस दिन हदीक और शहजाद को यही कह रहा था, तो 90s गैंग है, यू नो, 90s के लोग थे, गेटिंग बैक टुगेदर, वो तो एक बहुत ही अलग एक्साइटमेंट थी। एक्चुअली ये अब नई जर्नी है कम्प्लीटली, और ऑफ कोर्स जो स्ट्रिंग्स का जो पूरा एक दौर था वो तो मैं आज भी मिस करता हूँ। जब स्ट्रिंग्स हमने अनाउंस किया मिल के, और हमने अनाउंस किया उसके 2 दिन तक तो मैं रोता रहा। दिल के किसी कोने में ही याद तेरी मैंने छुपा रखी है। मार्च 2021 में अचानक एक दिन स्ट्रिंग्स ख़त्म हो गया, और मार्च 2022 में 1 साल के बाद आपकी धमाकेदार वापसी हुई है, 1 नहीं 2 गानों के साथ।
कैसा रहा एक्सपीरियंस? अचानक, आई एम श्योर लोगों के लिए बिल्कुल अचानक था, और मैं और बिलाल उस बारे में थोड़े अरसे से ज़रूर डिस्कस कर रहे थे कि कब एंड व्हेन. फाइनली वी अनाउंस्ड ऑन 25 मार्च 2021. बस ये एक अजीब सी बात है कि उसके बाद मैंने तो एक ब्रेक लिया हुआ था, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, और ये जो 2 प्रोजेक्ट्स हुए वो मार्च में ही आए, और वो 23 मार्च को और 24 मार्च को ही रिलीज़ हुए. तो आई गेस वो एक खुदा का निज़ाम था कि बस वो पूरा एक चक्कर काट के उसी महीने में उसी डेट के अराउंड वापसी हुई. एक तो कोक स्टूडियो गाना आपका जो कि आपने 1 टेक में किया है पूरा, और एक आपका जो है वो बैंक से रिलेटेड है. एग्जैक्टली. वो कोलैबोरेशन है शहजाद रॉय के साथ और हदीका कियानी के साथ. तो कैसा लगा आपको एक बिल्कुल यंगस्टर्स जैसे नए लोगों के साथ काम करके और एक अपने साथ वालों के साथ काम करके? बहुत आपने अच्छी बात की. ये कितना ड्रास्टिक डिफरेंस. पहले यंगस्टर्स के साथ जुल्फ़ी से मेरी बात हुई. जुल्फ़ी का मेरे पास फ़ोन आया. पहली बात यही थी कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि आप कोक स्टूडियो में एक गाना करें, और मैंने यही कहा कि जुल्फ़ी मैं तो अभी स्ट्रिंग्स जो है मार्च में तो ख़त्म हुआ है, एंड स्ट्रिंग्स इज़ लाइक रिलेशनशिप, यू नो. 30 साल से आप एक रिलेशनशिप में, यू कांट जस्ट गो सोलो, एंड आई हैड नो इंटेंशंस टू गो सोलो. लेकिन जुल्फ़ी ने जब यंगस्टर्स का नाम लिया कि मैं ये कोलैबोरेशन देख रहा हूँ, वो थोड़ा सा बड़ा एक्साइटिंग लगा मुझे कि यार ओके दिस इज़ समथिंग आई हैव नेवर ट्राइड. तो बस ये जो एक जब जुल्फ़ी ने, जुल्फ़ी, यंगस्टर्स और मैं, तो मुझे एक्साइटमेंट हुई. मैंने कहा कि यार ये मुझे करना चाहिए. ये जो बैंक का गाना, ये तो हमारे, मैं उस दिन हदीका और शहजाद को यही कह रहा था, तो 90s गैंग है, यू नो. 90 के जो 90s के लोग थे, गेटिंग बैक टुगेदर, वो तो एक बहुत ही अलग एक्साइटमेंट थी. तो मैंने जब गाना सुना मुझे बड़ा अच्छा लगा, और फिर ये एक्साइटमेंट कि ओके आई विल बी शेयरिंग द स्पेस विद हदीका एंड शहजाद रॉय. विल टॉक अबाउट ओल्ड टाइम्स, विल टॉक अबाउट म्यूज़िक चैनल डेज एंड यू नो गुड 90s म्यूज़िक. तो वो भी बहुत मज़ा आया. अच्छा, स्ट्रिंग्स ख़त्म जब हुआ है तो उसके बाद आपका प्लान क्या था? अगर ये नहीं था तो प्लान क्या था? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा प्लान ये था कि मैं वही वर्ड दोबारा यूज़ करूँगा, चिल करूँ. और मेरी चिलिंग से मुराद ये है कि अ लेड बैक लाइफ. आई वांटेड टू ट्रैवल. मैं तो ये सोचता था कि चलें साल में 6 महीने बंदा कहीं स्पेन में जाके कोई छोटे से शहर में गुजार ले, कोई 6 महीने इटली में जाके गुजार ले. ये एक सोच थी. आई लाइक टू ट्रैवल. और ऐसा नहीं है कि इन जगहों पे जाके मुझे कोई आलीशान होटल में रुकना था. एक छोटे से गांव में बंदा एक छोटी सी लो की ज़िंदगी गुजारे, तो ये मेरी ख्वाहिश थी. अभी भी है, और ये मैं करूँगा ज़रूर कहीं ना कहीं कि एक्सप्लोर करूँगा अपने आप को भी और दुनिया को भी. स्ट्रिंग्स का 30 ईयर सस्टेन करना, इसके पीछे राज क्या था? मैं आपको कहूँ कि ये तो मुझे मौजज़ा ही लगता है कि 30 साल एक बैंड को गुजारना. एक तो इंडिविजुअल आर्टिस्ट हो. आई थिंक 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी. एक तो हमारे बैंड के एथिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे. मॉरली माशाल्लाह हम दोनों उस हिसाब से बहुत ही सॉर्टेड थे. हमारी जो पार्टनरशिप की जो एक गाइड बुक थी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी. हम कभी भी अकेले कोई काम करते ही नहीं थे, चाहे कुछ भी हो जाए. इवन इंटरव्यू भी नहीं देते थे. फॉर अस इट वाज जस्ट स्ट्रिंग्स. ट्रस्ट, वी हैड ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन ईच अदर कि भाई अगर वो ये कर रहा है बिलाल तो ये स्ट्रिंग्स के लिए ही बेहतर होगा, इसलिए ये कर रहा है. बिकॉज हम अपनी वो देखते ही नहीं थे, सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं थे बिल्कुल भी. एंड आई थिंक बीइंग रेलेवेंट, वो एक चीज़ थी जो कि हम कोशिश करते थे कि वक्त के साथ हम थोड़े से रेलेवेंट रहें और अपने आप को, अपने म्यूज़िक को डेटेड ना होने दें. जिसमें अगेन आपकी कोशिश होती है जितना आप कर सकें. इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360. स्टे सेफ, और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर. ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी. facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @UrduVOA. अब तक के लिए इतना ही. असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.